द समर हिकारू नाइट के तीसरे एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप लोगों ने पहले 2 एपिसोड को कवर कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो प्लेलिस्ट का लिंक कमेंट सेक्शन में दिया है, जाओ पहले वो देख कर आओ। एपिसोड की शुरुआत होती है हिकारू और योशिकी के बचपन के फ्लैशबैक से, जहाँ पर हिकारू कहता है जैसे कॉमिक बुक में वाटरमेलन खाते हैं ना, मैं तुम्हें बिल्कुल वैसे ही खाकर दिखाऊंगा। और उसी मोमेंट पर हिकारू के डैड की भी एंट्री होती है, जो कि इन दोनों की बातें सुन रहे थे। हिकारू अब तरबूज खाते खाते एक बिया यानी कि सीड गलती से खा लेता है, जिसके बाद वो कहता है एक बार मेरे पापा के दोस्त ने भी ना ऐसे ही सीड खा लिया था, जिसके बाद वो एक वाटरमेलन मैन में बदल गए थे, जिसके बाद फिर वो मर भी गए। योशिकी रोते रोते कहता है अरे यार मैंने भी एक सीड खा लिया। इन दोनों की बचकानी बातें सुनकर कोहे भी मुस्कुरा रहा था, जिसके बाद वो आगे बढ़ते हुए कहता है अरे तुम लोग रो क्यों रहे हो, आराम से खाओ, सीड वगैरह खाने से कोई मरता नहीं है। बैक टू द प्रेजेंट, जहाँ पर हाथ में वाटरमेलन लिए हुए योशिकी अभी भी सोच रहा होता है कि वो रे कुरेबयाशी को मैसेज करके उसे इस फेक हिकारू के बारे में बताए या नहीं, पर इस बार भी वो मैसेज नहीं करता है। अब योशिकी यहाँ पर वाटरमेलन एक्चुअली में हिकारू के घर ले जा रहा था, जिसके बाद योशिकी वो तरबूज हिकारू की मदर को देता है और फिर वो हिकारू को मिलने जाता है, जो कि मस्त कमरे में पड़ा हुआ था। अब क्योंकि योशिकी को लग रहा था कि हिकारू सो रहा है, तो वो ऊपर से नीचे उसे घूरता है और फिर वहीं पर उसके बगल में बैठ जाता है। तभी हिकारू उसे एक लात मारता है और कहता है तुम्हारा मुझे ऐसे ही बिना जगह घूरने का प्लान है क्या। फिर जैसे नॉर्मली 2 दोस्त आपस में रेसलिंग करते हैं ना, वैसे ही योशिकी और हिकारू आपस में भिड़ जाते हैं और हिकारू योशिकी को हरा भी देता है। जिसके बाद हिकारू पूछता है तुम हमारे लिए कुछ लाए हो क्या। योशिकी बताता है हाँ, वो हमें एक रिश्तेदार के घर से तरबूज मिला था, वही लेकर आया हूँ। ये सुनकर हिकारू एकदम खुश, क्योंकि उसे वाटरमेलन बहुत पसंद थे और हिकारू को लगता है कि जिस तरह से वो वाटरमेलन खाता है वैसे कोई नहीं खाता होगा। हिकारू आगे कहता है तो आज मैं तुम्हें मस्त कॉमिक बुक स्टाइल में वाटरमेलन खा कर दिखाऊंगा, जिसमें वो तरबूज खाकर मुंह से सीड शूट करते हैं। योशिकी बहुत बुझा बुझा और लो एनर्जी के साथ हिकारू को रिप्लाई दे रहा था। हिकारू को फिर मजे मजे में तरबूज खाता हुआ देखकर योशिकी पूछता है तुम्हें वाटरमेलन का टेस्ट अभी भी याद है क्या। जिस पर हिकारू कहता है हाँ क्यों नहीं, तरबूज तो मैं 10-11 बार अब तक खा ही चुका हूँ और अब तो मैं तरबूज पहले से भी ज्यादा स्पीड में खा सकता हूँ। और वाटरमेलन खाने खाने में ही वो एक सीड दोबारा निकल जाता है, जिस पर वही सेम बचपन वाला स्टेटमेंट हिकारू पास करता है कि अब मैं एक वाटरमेलन मैन बन जाऊंगा। हिकारू कहता है हमारे पास कुछ करने को है नहीं, तो क्या तुम साथ में स्मैश खेलना चाहोगे। योशिकी कहता है नहीं, मेरा मूड नहीं है। योशिकी को अब कई सारे फ्लैशबैक्स एक साथ आ रहे थे। पहले तो उसे वो बचपन का सीन जिसमें वो सीट खा लेता है, फिर उसके बाद उस मोमेंट का जब उसे मालूम चलता है कि हिकारू मर चुका है और अब उसके बॉडी में कोई और है। योशिकी अब स्ट्रेस में आ गया था और वो कहता है ये मैं अकेला नहीं कर सकता, और वो भी ऐसे एक्ट करके जैसे सब कुछ नॉर्मल हो। इतने में हिकारू कहता है तुम्हें पता है मुझे ऐसे अकेले तुम्हारे साथ हैंग आउट करने में बहुत मजा आता है, और हाँ उस वाटरमेलन के लिए थैंक्स। योशिकी कहता है अचानक से ये बात तुम क्यों कह रहे हो। हिकारू कहता है अब मैं तुमसे झूठ थोड़ी बोलूंगा, मैं बस तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि मैं कैसा फील करता हूँ। योशिकी कहता है मैं भी तुम्हारी जगह होता तो यही करता। हिकारू को हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद वो सो चुका था। योशिकी की नजर सामने पड़ी एक फोटो पर पड़ती है और हमें मालूम चलता है कि हिकारू के फादर मर चुके थे और उनकी मौत पहले ही हो चुकी थी जब वो उस माउंटेन पर गए थे जहाँ पर किसी को भी जाना मना था। और साल के जिस महीने में हिकारू के फादर गए थे, लगभग उसी टाइम पर हिकारू भी उस पहाड़ पर गया था। योशिकी सोच रहा था कि क्योंकि इस विलेज में केवल हिकारू ही उसके एज का था, इसलिए अब तक वो दोनों अपनी पूरी जिंदगी साथ में ही बिताए थे। पर इन तस्वीरों में जो हिकारू है वो जा चुका है, जिसके बाद बार बार उसके दिमाग में यही चल रहा था कि अब हिकारू जा चुका है और वो ये अकेला सब कुछ नहीं झेल सकता। और ये सारी बातें कहीं न कहीं उसके दिमाग पर हावी हो चुकी थी, जिसके बाद उसे उल्टी हो जाती है। और फिर हम देखते हैं कि वो उस औरत रे कुरेबयाशी को हाय लिखकर मैसेज भेज देता है। तभी हिकारू की मॉम उसे अपने पास बुलाती है और वो फोन वहीं टेबल पर छोड़कर हिकारू की मम्मी के पास चला जाता है। और उसी मोमेंट पर कुरेबयाशी का मैसेज आता है कि क्या तुम बात करने को तैयार हो। और तभी हिकारू की नींद भी खुल जाती है और वो कुरेबयाशी का मैसेज देख लेता है। सीन यहाँ चेंज होता है। हम देखते हैं कुरेबयाशी और योशिकी एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं और फिर कुरेबयाशी पूछती है कि क्या तुम बताना चाहोगे कि आखिर हुआ क्या है। जिसके बाद योशिकी इस नए हिकारू के बारे में सब कुछ बताता है। कुरेबयाशी कहती है तुमने बहुत कोशिश की है, पर अब तुम्हें ऐसे खुद को पनिश करने की जरूरत नहीं है। इस मोमेंट पर हम दोनों को सच का सामना करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। हम दोनों की हालत एक ही जैसे है, जो कि अपने मरे हुए करीबी इंसान को छोड़ने को तैयार नहीं है। योशिकी सोचने लगता है कि रे ने हम दोनों की हालत एक ही जैसी है, ये क्यों बोला। रे आगे कहती है क्योंकि तुम लोग इतना घुल मिल गए हो, इसका मतलब ये होगा कि वो जरूर कोई लड़की। बस इतना बोलते ही उस रेस्टोरेंट की वेटर आ जाती है वहाँ ऑर्डर लेने के लिए। ऑर्डर वगैरह देने के बाद कुरेबयाशी आगे कहती है कि क्या तुम्हें इस विलेज और टाउन में हो रही भयानक और डरावनी चीजें नोटिस की है। किसी तरह की डिस्टॉर्शन यहाँ घुस आई है। जो भी यहाँ अजीब चीजें हो रही है वो तुम्हारे लिए बिल्कुल नहीं होगी ना। तो सिंपल शब्दों में मैं कहूँ तो इस जगह पर कुछ ऐसे विजिटर्स आ रहे हैं जिन्हें यहाँ पर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। धीरे धीरे ये शहर और गाँव पागल होते जा रहे हैं। तो मेरा मानना ये है कि जिस भी चीज ने तुम्हारे दोस्त की जगह ली है, उसी की वजह से ये सारी चीजें हो रही है। शायद इस चीज को माउंटेन पर ही होना चाहिए था, ताकि वो इस डिस्टॉर्शन को पूरे शहर या गांव में फैलने से रोक सके। तुम्हें याद है ना जो औरत कुबिटाची विलेज में अभी रिसेंटली मरी थी, उसका भी इन सब चीजों से जरूर कोई कनेक्शन है। ऑनेस्टली बोलो तो मेरे भी फटी पड़ी है और मेरा भी ये शहर छोड़ने का मन कर रहा है, पर क्योंकि मेरी सास और बेटी यहाँ पर है इसलिए मैं जा नहीं सकती। मेरा
बड़ा बेटा तो बहुत टाइम पहले ही यहाँ से जा चुका है। योशिकी कहता है कि अभी आपने जो कहा कि हम दोनों का केस एक जैसा है, उसका क्या मतलब है? कुरेबायाशी बताती है कि बहुत टाइम पहले एक दिन मेरा मरा हुआ पति अचानक घर आया, जो कि सही डायरेक्शन में नहीं गई। उसने मेरे बेटे को एक ऐसा जख्म दिया जो कि कभी ठीक नहीं हो सकता था। मैं अपने पति को वापस पाने के लिए कुछ भी दाव पर लगा सकती थी। ये सेम चीज तुम्हारे साथ भी लागू होती है, तुम दोनों एक साथ नहीं रह सकते। योशिकी कहता है तो आखिर मैं करूँ क्या? रे कहती है मुझे माफ करना, जिस हालत में मैं हूँ मैं तुम्हें वैसे ही हालत में नहीं देख सकती। मुझे लगा कि तुम्हें एक बार सच्चाई मालूम चलेगी तो तुम्हें आगे बढ़ने में आसानी होगी। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि बहुत बारिश हो रही थी। योशिकी क्लास में बैठकर बाहर देख रहा था और उधर दूसरी तरफ हिकारू उसे ढूंढ रहा था। असाको उससे फिर पूछती है क्या हुआ, क्या ढूंढ रहे हो? हिकारू कहता है तुम्हें पता है योशिकी कहाँ पर है? असाको कहती है नहीं, मैंने तो उसे नहीं देखा। तभी जिस क्लास में योशिकी बैठा हुआ था वहाँ पर यूकी पहुंच जाती है और वो कहती है कि हिकारू तुम्हें ढूंढ रहा है। जिस पर योशिकी कहता है कि अगर तुमसे हिकारू मिले तो उससे कहना कि आज वो मेरे बिना ही घर चला जाए। योशिकी क्लास में बैठकर फेक हिकारू की बातें सोच रहा था कि जब वो कहता है कि मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, जिस पर योशिकी खुद से कहता है कि अगर वो चाहे तो मुझे मार भी सकता था। वो आगे कहता है कि नोनुकी समा, फिर मात्सुरा का मरना, एक कोई ऐसी चीज जो माउंटेन में कैद थी, विलेज के अंदर डिस्टॉर्शन, ये सारी चीजें हिकारू के आसपास घूमती है। आखिर ये फेक हिकारू है क्या? जिसके बाद योशिकी खुद से बार बार कहता है मुझे इन सब चीज से बाहर निकलना होगा। तभी हिकारू भी वहाँ क्लास में पहुंच जाता है और वो खुश था कि फाइनली उसने योशिकी को ढूंढ लिया है। हिकारू कहता है चलो घर चलते हैं। योशिकी कहता है कि मेरे बिना आज घर चले जाओ, मेरा मूड खराब है। हिकारू उसे चीयर अप करने के लिए फनी फेसेस बनाता है, पर योशिकी के चेहरे पर कोई रिएक्शन ना देखकर वो शॉक में चला जाता है कि उसका फनी फेसेस भी योशिकी पर काम नहीं कर रहा है, मतलब मामला कुछ सीरियस है। हिकारू कहता है क्या बात है, तुम कुछ ठीक नहीं लग रहे मुझे। योशिकी कहता है निकल जाओ यहाँ से, मुझे अपनी शक्ल मत दिखाओ और मैं मजाक नहीं कर रहा। हिकारू कहता है मुझसे कोई गलती हुई क्या? मतलब तुम्हारा मूड इतना खराब है तो क्या तुम मुझसे गुस्सा हो? योशिकी कहता है मैं गुस्सा नहीं हूँ। हिकारू कहता है तुम डेफिनेटली गुस्सा हो, आखिर तुम्हारे साथ चल क्या रहा है आजकल? तुम जरूर कुछ छुपा रहे हो मुझसे। योशिकी कहता है ये अचानक से तुम इतने सवाल क्यों पूछ रहे हो, निकल जाओ यहाँ से डरावने इंसान। अब हिकारू गुस्से में आ जाता है। हिकारू कहता है अच्छा फिर तुम पिछले हफ्ते वीकेंड में शहर में क्या कर रहे थे और तुम किसी अजनबी को छुप कर क्यों मैसेज कर रहे थे? योशिकी कहता है तुम्हें ही कैसे पता, और वैसे भी मैं तुम्हें क्यों बताऊं? हिकारू कहता है तुम मुझे पहले तो सब कुछ बताते थे। जिस पर योशिकी कहता है हाँ बताता था, पर तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो जैसे कि मैं तुमको सारी बातें बताता था, वो तो मैं रियल हिकारू को बताता था। हिकारू कहता है अच्छा तो ये बात है, तुम इसलिए मुझसे गुस्सा हो क्योंकि मैं रियल हिकारू नहीं हूँ। फिर क्या था, इतने में ये हिकारू गुस्से में योशिकी का हाथ पकड़ लेता है और कहता है तो क्या फिर मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, बताओ ना योशिकी। जिस पर योशिकी कहता है इसका जवाब तुम्हें भी पता होना चाहिए, तुम्हारी आवाज, तुम्हारा चेहरा, जिस तरह से तुम बात करते हो, सब कुछ हिकारू की जैसा है, पर तुम हिकारू नहीं हो। ये सुनकर ये फेक हिकारू कहता है माफ करना, शायद तुम सही कह रहे हो, और इस मोमेंट पर वो योशिकी के हाथ पर अपनी ग्रिप और टाइट करता जा रहा था। हिकारू आगे कहता है मुझे तुम्हारी जरूरत है योशिकी, मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता। हिकारू रोने लगता है क्योंकि वो योशिकी को लाइक करने लगा था, और तभी वही अजीब सी चीज जो कि हमने पहले एपिसोड में देखी थी, वही स्लाइम जैसी चीज हिकारू के फेस से निकल रही थी, जो कि पूरे क्लास में फैलते हुए योशिकी के मुंह के अंदर घुस रही थी। पहले तो योशिकी को ये चीज बहुत घिनौना लग रहा था, पर फिर पता नहीं क्यों उसे अंदर ही अंदर अब मजा आ रहा था। जिसके बाद हम एक धुंधला सा फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर कुछ 2-3 घर थे। फिर उसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जो कि अपने हाथों में किसी का फेस पकड़ा हुआ था। योशिकी फिर होश में आता है और वो देखता है कि हिकारू अभी भी रो रहा था, क्योंकि शायद वो योशिकी को मारने जा रहा था पर उसे वो मार नहीं पाया, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि ये हिकारू योशिकी को पसंद करता है। जिसके बाद फिर वो अपना बैग उठाकर वहाँ से जाने लगता है। जाते जाते हिकारू कहता है प्लीज मुझसे नफरत मत करना। अगले दिन हम देखते हैं कि हिकारू स्कूल नहीं आता है। तभी यूकी और असाको उसके पास आते हैं और पूछते हैं कि क्या उसके और हिकारू के बीच कुछ हुआ है क्या, क्योंकि हिकारू कभी स्कूल नहीं मिस करता था और आज योशिकी भी कुछ बुझा बुझा सा उदास लग रहा था। उन्हें लग रहा था कि इन दोनों के बीच कुछ लड़ाई हुई है। असाको कहती है देखो तुम दोनों के बीच जो भी हुआ है उसे प्लीज सुलझा लो, क्योंकि मुझे लगता है कि आजकल हिकारू तुम्हारे लिए कुछ ज्यादा ही ऑब्सेस्ड है, इसलिए अब उससे इतना मतलबी मत बनो। यूकी भी कहती है कि आजकल हिकारू तुमसे कुछ ज्यादा ही चिपका रहता है, जैसे कोई छोटा बच्चा अपनी मम्मी से चिपका रहता है। ये सुनकर योशिकी भी रियलाइज करता है कि ये दोनों सही कह रहे हैं। फिर क्या था, योशिकी अपनी साइकिल उठाता है और फटाफट उसके घर पहुंचता है। हिकारू अपने रूम में कंबल ओढ़कर छोटे से बच्चे की तरह बैठा हुआ था। योशिकी उसे कल के लिए सॉरी कहता है। हिकारू कहता है तुम क्यों माफी मांग रहे हो, जो भी मैंने तुम्हारे साथ किया है उसके लिए मुझे तुमसे सॉरी कहना चाहिए। योशिकी कहता है मैं तुमसे अब और गुस्सा नहीं हूँ। हिकारू जब अपने कंबल से हाथ निकालता है तब योशिकी थोड़ा सा डर जाता है, जिसे देखकर हिकारू कहता है देखो तुम मुझसे डर भी रहे हो, और क्योंकि तुमने मुझे उस हालत में देख लिया है इसलिए तुम मुझसे और भी डर रहे हो, तो क्या अब तुम मुझसे नफरत करते हो? जिसके बाद हिकारू योशिकी के पास जाता है और कहता है मुझे बस तुम्हारे साथ रहना है, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे इससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता तुम किस किस के साथ घूमते हो, पर बस तुम मुझसे नफरत मत करना। मुझे पता है कि मैं एक घुसपैठिया हूँ जो कि तुम्हारे दोस्त की बॉडी को यूज कर रहा है, मुझे उसके लिए प्लीज माफ कर देना। योशिकी मन ही मन कहता है ये गलत है, मुझे इस चीज के और करीब नहीं जाना चाहिए और ये खतरनाक भी है, पर फिर भी कहीं न कहीं योशिकी को हिकारू का बचपना पसंद आ रहा था और वो अब हिकारू से गुस्सा भी नहीं था, क्योंकि वो हिकारू को एक अकेला छोटे बच्चे की तरह देख रहा था। योशिकी फिर खुद से कहता है कि क्या पता ये हिकारू कुछ भी न जानता हो और नाइव हो, पर मैं उसे सब कुछ सिखाऊंगा।
होगा। यहीं पर तीसरा एपिसोड समाप्त होता है। अगर तुम लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।